हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले दो लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज से एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज थी उनको पढ़ा था, राइट। और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे कुलॉम्स लॉ, राइट। तो कुलॉम्स लॉ अगर हम लोग बात करें क्यों यूज करते हैं, तो हमें मालूम है जब भी दो लाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, जिससे वो लाइक चार्जेस रिपेल होने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर बात करें दो अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिसके कारण वो जो है दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो हमने देखा कि फोर्स लग रहा है या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्शन का। तो आज की क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ में ये जो फोर्स लगता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है आज हम लोग देखेंगे, कितना कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, राइट। तो कूलम्ब्स लॉ अगर हम लोग लिखे तो कूलम्ब्स लॉ में हमने जो है दो चार्जेस को ले लिया, Q1 और Q2। याद रखें ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज होने का मतलब कि इसका डायमेंशन बहुत ही कम है, नेग्लेजिबल है, राइट। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको हमने R से शो किया। तो कुलॉम्ब्स ने, जो कुलॉम्ब साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने फोर्स को स्टडी किया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, कितना होगा। तो इन्होंने देखा जब इसकी क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड के चार्ज को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो फोर्स काफी बढ़ रहा है, और जब हम लोग जो है क्वांटिटी या कह लें कि मैग्नीट्यूड जो है चार्ज की कम कर दें तो फोर्स की भी जो है मैग्नीट्यूड वो कम हो जाता है, राइट। और जब हमने मैग्नीट्यूड चार्जेस के बढ़ाए तो फोर्स काफी ज्यादा इनके बीच में लगने लगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसे पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव चार्ज माना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। और इनके बीच का जो फोर्स होगा, पहला हम लोग कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। ये एक ऑब्जर्वेशन था। और दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसकी दूरी की बात करें तो कूलॉम ने जब इनकी दूरी को कम कर दिया तो देखा कि ये फोर्स काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड में बढ़ जाता है, और जब इसकी दूरी को बढ़ा दिया तो क्या होगा, दूरी बढ़ाने पर हम लोग भी जो है समझ सकते हैं कि फोर्स काफी कम हो जाएगा, राइट। और अगर दो चार्जेस के बीच में बहुत ही ज्यादा दूरी कर दें तो फोर्स अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दोनों पे जीरो हो जाएगा। तो दूरी के साथ साथ फोर्स कम होता जाएगा, और अगर दूरी काफी ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली फोर्स जीरो भी हो जाएगा। जैसे आप दो मैग्नेट्स को लेके इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए फोर्स के बारे में जो इन्होंने सेकेंड स्टडी किया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है। तो कूलॉम्ब लॉ अगर हम लोग लिखें, इट स्टेट्स दैट, आप नोट करते रहें, और स्टूडेंट्स आप जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं आप उसकी नोट्स बनाएं, राइट। नोट्स आप लिखते रहेंगे तो आपका जो है इंटरेस्ट बना रहेगा सब्जेक्ट पे, और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छा होगा। आप इसको बाद में पलट करके देखेंगे तो आपको कुछ चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी, राइट। तो आप केवल सुने नहीं, कॉपी पेन पे इसको अच्छे से बिल्कुल नोट्स बनाएं, जिससे आपका इंटरेस्ट पूरा रहे और आपको सारी चीजें जो है वो समझ में भी आने लगे। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा लिखने में टाइम ज्यादा जाता है, राइट। और जितना ज्यादा टाइम जाएगा उतना ही ज्यादा चीजें हमारे जो है ब्रेन में, दिमाग में अच्छे से बैठेंगी, राइट। तो आप लिखें, इट स्टेट्स दैट electrostatic electrostatic force between two point charges
पॉइंट चार्जेस को आप जो है नोट करें, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज directly proportional is directly proportional to the product of is directly proportional to the product of magnitude of those charges. और सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है अब उसको लिख लें, एंड it is inversely proportional, and it is inversely proportional to the square of distance between the center between the centers of the two charges. तो यहां पर हमने जो है कुलम्स लॉ को लिखा, और क्या लिखा साथ ही साथ आप नोट भी करेंगे. इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of magnitude of those charges, and it is inversely proportional to the square of distance between the centers of the two charges. राइट तो ये तो स्टेटमेंट है कुलॉम्स लॉ को. आप पॉज करें वीडियो को और इसे नोट कर लें. मैं रब करता हूं स्टेटमेंट को. तो स्टूडेंट्स हमने जो दो इक्वेशंस लिए उन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने जो है थ्योरेटिकली उन्हीं बातों को लिख लिया. दिस इज कुलॉम्स लॉ. इन कुलॉम्स ने यही जो है लॉ दिया, और इसको फर्दर जो है अगर हम लोग सॉल्व करें, या लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, राइट. हमने क्या डिड्यूस किया, हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, F is proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर. ठीक, अब बताइए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटने पर एक कांस्टेंट आता है, राइट. और उस कांस्टेंट को हम लोग सिंबल के से डिनोट करें तो F इज इक्वल टू K, इसको स्मॉल k लिख लें, राइट. K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है K, this constant is called electrostatic force constant. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और सिंपली आप इसको कुलॉम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, और अगर हम लोग बात करें K की वैल्यू क्या होती है, तो हमने यहां पर जो मीडियम है इन दोनों चार्जेस के बीच में, मीडियम को वैक्यूम या एयर मान के चले हैं, राइट. तो K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कुलॉम्स कांस्टेंट है, और K डिपेंड्स, लिखें K डिपेंड्स ऑन दो बातों पर निर्भर करता है. ठीक है, नंबर 1, K depends on nature of medium, between
between the charges number 1 or number 2 on system of unit. सिस्टम ऑफ यूनिट मींस आप एसआई यूनिट में या सीजीएस यूनिट में भी आगे हम लोग उसको देखेंगे, राइट। तो यहां पर मैं इन इक्वेशन 1 और 2 को रब कर दूं, आप इसे लिख लें, ठीक। तो k डिपेंड्स ऑन दिस, और k होता क्या है, k इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड द सिंबल, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ, यहां पर हमने फ्री स्पेस वैक्यूम लिया है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट ये हुआ। तो स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट को पूरा अगर हम लोग बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जो होती है दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी के की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पावर -2, ठीक। तो के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पावर -2, ठीक। तो यहां से हम लोग के की वैल्यू मीडियम पे निर्भर करती है, एयर के लिए इतना होता है, और यहां पर अगर कोई और मीडियम आप डाल दो, जैसे पेपर डाल दिया, ठीक, पेपर डाल दिया, वुड डाल दिया, कुछ भी चेंज कर दिया मीडियम, तो ऑब्वियसली फोर्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे दो मैग्नेट्स हैं, ठीक, इनके बीच में भी हवा है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे। अब यहां पर आपने जो है एक पेपर को या जो है क्लॉथ को डाल दिया इनके बीच में मीडियम, तो ऑब्वियसली आप फील करते होंगे कि मीडियम को चेंज करने पर क्या हो रहा है, फोर्स जो है वो कम होता है। तो के जो है वो डिपेंड करता है फर्स्ट थिंग ऑन यू कैन से नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग द चार्जेस, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमने बात की थी एसआई यूनिट में ये इतना होता है, और के की वैल्यू इज इक्वल टू 1 इन सीजीएस यूनिट, ठीक, इन सीजीएस यूनिट। तो आप लिख सकते हैं इन सीजीएस यूनिट, और स्टूडेंट्स इसके सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सीजीएस में होता है डाइन, डाइन मीटर को आप लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलॉम को क्या लिखना है, कूलॉम को आप स्टैट कूलॉम या ईएसयू, ठीक। तो अब जो है अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट्स में, तो F इज इक्वल टू के को आप लिख लो 9 इंटू 10⁹9, एसआई यूनिट में हम लोग लिखें Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ये फॉर्मूला मिला, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और के को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इज इट ओके। तो ये आपका बन गया जो है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, आप इसे नोट करिए। देखिए अगर हमें जो है फोर्स को हमने लिखा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, हमें एप्सिलॉन नॉट को पता करना है। ये कितना होता है, ये जो है इसको आप 9 इंटू 10⁻9 भी लिख सकते हैं। तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट की जो है वैल्यू ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई और इंटू दिस 9 इंटू 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट को आप सॉल्व करके जब फाइंड आउट करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकली 8.854 इंटू 10⁻⁻12, राइट। और इसकी जो है यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें यहां से जो है फाइंड आउट किया। वैसे स्टूडेंट्स आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहां से आपके जो है क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग आगे चलें। देखिए एग्जाम में कभी कभी आपसे कहेगा कि आप 1 कूलम्ब क्या है आप उसको डिफाइन करें। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा F इज इक्वल टू दो चार्जेस के बीच का फोर्स 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए आपको अगर यहां से डिफाइन करना हो कि एक कूलम्ब होता कितना है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 कूलम्ब, यहां 1 कूलम्ब वो चार्ज होता है, इट इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which when placed near another similar charge at a distance of 1 meter, then it repels each other with a force of 9 into 10⁻9 न्यूटन। मतलब क्या हुआ, एक कूलम्ब आपसे किसी ने पूछा कि ये कितना चार्ज होता है बताइए, तो एक कूलम्ब है ना, आप फॉर्मूले से डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो एक कूलम्ब वो चार्ज है जो अपने जैसे दूसरे चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर हो, तो वो चार्ज दूसरे चार्ज को इतने 9 × 10⁻9 न्यूटन के फोर्स से रिपेल करेगा, राइट। तो हम लोग डेफिनेशन लिख लें, 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब is that amount of charge which when placed at 1 meter distance from another similar charge, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज, then it exerts a force, या लिख सकते हैं then it exerts a repulsive force। ठीक, repulsive force of 9 into 10⁻9 Newton, then it exerts a repulsive force of 9 into 10⁻9 Newton on each other। तो सिंपली है ना, हमें याद करने की भी जो है जरूरत नहीं पड़ी, हमने यहां से ही 1 कूलम्ब का डेफिनेशन फाइंड कर लिया। ये एग्जाम में स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है कई बार। ठीक, आप इसे नोट कर लें।
पॉज करें स्क्रीन को और नोट करें, 1 coulomb is that amount of charge which when placed at 1 meter distance from another similar charge, then it exerts a repulsive force of 9 into 10 to the power 9 Newton on each other. Is it clear? आप नोट कर लें। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्ब्स फोर्स। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें, दो चार्जेस हैं Q और ये दोनों ही कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2। R दूरी है इनके सेंटर्स की और ये स्ट्रेट लाइन है इनके सेंटर को ज्वाइन करते हुए। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये जो है चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, देखिए ये चार्ज इसको धकेलेगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें इसको रिपल्शन करेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, फोर्स 2 पर A के कारण, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, या F ही सिंपल लिखिए। तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण। ठीक, और अगर हम लोग इसकी बात करें, इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा। ठीक, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला इसको इधर धकेलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक, वो कैसा होगा, दोनों का ही फॉर्मूला सेम होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम आएंगे, मगर डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो डायरेक्शन दोनों की कैसे हैं, एक इधर की तरफ भाग रहा है और दूसरा इधर की तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल अमाउंट का मैग्नीट्यूड का फोर्स, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कूलॉम्स लॉ को फॉलो करता है। राइट, लिख लें पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स क्या है, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब फोर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। राइट, फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं। राइट, तो यहां पर भी हमने देखा कि फोर्स पेयर में है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपली वी कैन से इट फॉलोज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नंबर 2 स्टूडेंट्स, आपने 9th में एक टर्म पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स आप अपने दिमाग में जल्दी से रिवाइज करिए क्या होता है। तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स अगर A से B तक किसी भी बॉडी को हमें मूव कराना है, ठीक, फोर्स लगा के, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो किसी बॉडी को आप चाहे जिस भी पाथ से ले जाएं, A से B ही ले जाएंगे, मगर पाथ तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक इस पाथ से आप ले जाओ, फर्स्ट पाथ, आप ऐसे जो है इस रास्ते से भी ले जा सकते हैं, और तीसरा जो है डायरेक्ट स्ट्रेट भी ले जा सकते हैं, या कैसा भी पाथ हो सकता है, लंबा सा पाथ घुमा के एकदम ले गए फोर्थ पाथ से। तो अगर जो है कंजर्वेटिव फोर्स ने A से B तक
किसी भी चीज को, बॉडी को मूव कराने में कंजर्वेटिव फोर्स ने अगर वर्क किया है, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स इनको यहां ए से बी ले जा रहा है, तो चाहे जिस भी रास्ते से ले जा रहा हो, जिस भी पाथ से ले जा रहा हो, वर्क डन सभी में सेम होगा। चाहे फर्स्ट पाथ से ले गए, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जूल का वर्क किया गया है, तो ये थर्ड जो पाथ है इसमें भी 1 जूल का ही वर्क होगा, यहां पर भी 1 जूल का ही वर्क किया है ऐसे ले जाने में, चाहे ऐसे भी ले गए 1 जूल का ही वर्क किए। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क वो पाथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई? कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स विच डज नॉट डिपेंड, विच, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स बाय विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। आप किसी भी पाथ से ले जाएं, ए से बी ही ले जाना है, किसी भी पाथ से ले जाएं, हर पाथ से जो है 1 जूल का ही वर्क करना पड़ेगा, अगर ये जो है फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स था नेचर में। ठीक, रिवाइज हुआ आपका? तो ये याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और तीसरी बात मैं लिखता हूं, थर्ड वन, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force is a central force. Electrostatic force is a central force. देखिए सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, ये जो है चार्ज है और ये चार्ज, इनको सेंटर को ज्वाइन करती हुई, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई ये लाइन है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इसी लाइन के अलोंग जो है काम करता है। जैसे जब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो कभी ऐसा नहीं होगा जैसे हमने दिखाया कि इस पे फोर्स यहां लग रहा है। आप ऐसा नहीं है कि इसके कारण इस पे फोर्स आप ऐसे दिखा दो, ठीक है, ये फोर्स ऐसे नहीं होगा, या ऐसे नहीं लग जाएगा, इधर नहीं भागने लगेगा या इधर नहीं भागने लगेगा। ठीक है, ये कैसा होगा? ये जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन के अलोंग होगा। तो रिपल्सिव है तो कैसा? इस लाइन के अलोंग, और ये किधर भागेगा? इधर सीधा भागेगा। ठीक, अगर ये जो है पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता तब क्या होता है स्टूडेंट्स? तब जो है इन पे फोर्स कैसे होते हैं, आइए देखें। तो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। ठीक, तो ये पॉजिटिव वाला क्या होगा? ये जो है इसके कारण नेगेटिव वाला क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इससे फोर्स कैसा लगेगा? इधर की तरफ। ठीक, कैसे? ऐसे लगेगा क्या? नहीं, इनके सेंटर से, सेंटर को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, उसी के अलोंग, उसी लाइन के अलोंग होगा। तो अलोंग तो ये है और इधर की तरफ भागेगा, तो हमने दिखाया है कि इस पे फोर्स इधर लगेगा, फोर्स। और इसकी बात करें, इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स जो है इसी लाइन के अलोंग लगेगा और इधर की तरफ, तो दोनों पे जो है फोर्स इस तरीके से लगेंगे। ठीक, और मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे। डायरेक्शन देखिए, ये किधर जा रहा है? ये राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ, तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट होनी ही है। ठीक, तो आप ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, it acts along the line joining the centers of the two charges. It works along the line, right? Electrostatic force acts along the line joining the centers of the two
charges। ठीक है, अब इस बात को याद रखें। इसको मैं रब कर दूं। आप स्टूडेंट्स नोट्स जो है लिखते हुए आप वीडियो लेक्चर को देखें। आप सिर्फ जो है अगर सुनेंगे तब आपको बिल्कुल भी जो है चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा और बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी और आपका नोट्स भी बन गया, आप कभी भी उसे पलट करके देख सकते हैं। राइट, तो ये तो बातें रही जो है कूलॉम लॉ की। आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। ठीक, तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पहले देखें, लिखें, आप नोट करिए, मैं बोलूं। फाइंड आउट electrostatic force find out electrostatic force between 2 point charges placed in air, each of each of 2 coulomb and separated by 2 meter तो Q1 और Q2 इस बार दोनों ही क्या हैं, बोथ आर 2 coulomb एंड द डिस्टेंस इज 2 मीटर। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखें, फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एयर है तो 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R square, so this equals 9 into 10 to the power 9। Q1 कितना है, Q1 है 2 और Q2 भी है 2 और अपॉन R स्क्वायर, तो दूरी जो है 2 मीटर है तो 2 का इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, R स्क्वायर से तो आपके पास कितना बचा, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। तो दोनों ही चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगाएंगे 9 into 10 to the power 9, और ये नेचर में कैसा होगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, तो दोनों ही पॉजिटिव है ना, दोनों ही पॉजिटिव में 2 कूलॉम एंड 2 कूलॉम है, तो आप लिखेंगे दिस फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर, repulsive force you can write। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं आगे। तो आपको समझ में आया फॉर्मूले में कैसे जो है वैल्यूज को पुटअप करने हैं। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, आप नोट करें। टू आइडेंटिकल insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by 50 centimeter। R is equal to 50 centimeter। Having equal charges दोनों पे इक्वल दिए हुए हैं, Q और Q की वैल्यू स्टूडेंट्स दिए हैं, Q is equal to 6.5 into 10 to the power -7 कूलॉम। ठीक है, सो मैं रिपीट करता हूं, टू आइडेंटिकल insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by 50 centimeter having equal charges 6.5 into 10 power -7 coulomb। Now a third uncharged identical sphere is brought in contact with first
and then in contact with second, and finally removed from both. What is the repulsive force between the two spheres A and B now? देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो हमारे पास स्फीयर्स है, चार्ज स्फीयर्स है, ठीक है, इनके ऊपर चार्जेस सेम हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है Q1 Q2, और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, साइज वगैरह में सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो इनके ऊपर चार्ज इतना है। अब एक तीसरा चार्ज जो है, एक तीसरा स्फीयर, थर्ड को हमने C नाम दे दिया, इसको सबसे पहले जो है इससे टच कर दिया गया, पहले वाले से, ए वाले से जो है टच कर दिया। अब देखिए, टच करके फिर रिमूव करना है ना, तो ये अनचार्ज है। अनचार्ज होने का मतलब इसके ऊपर जो नेट चार्ज बेटा क्या है, वो 0 है, ठीक। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। अब जब हम इन दोनों को टच करेंगे, इन दोनों को हमने टच कर दिया, ए और सी को। अब देखिए इन दोनों पे ए और सी अगर मैं बनाऊं, इनको मैंने टच कर दिया ए और सी को, तो अब इसके पास चार्ज क्यू था, इसके पास 0 था। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इनके ऊपर, जो इनके ऊपर टोटल चार्ज होगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा क्यू प्लस 0, क्यू आएगा। अब देखिए, अब टच करने के बाद आप इन्हें अलग करेंगे, ठीक। तो जब अलग करेंगे तो ये जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, ये दोनों आधा आधा उस चार्ज को बांट लेंगे, ठीक है। कंडक्शन मेथड हमने पढ़ा है, ठीक। तो अब इन पे जो चार्ज हो जाएगा इंडिविजुअली, वो कितना हो जाएगा, Q का दोनों इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे तो Q/2 तो अब जो है A पर चार्ज आया Q/2 और C पर स्टूडेंट्स चार्ज आया, जो हमारा C है, लिखें Q/2, ठीक। तो ये तो कहानी जो है एक पार्ट था। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आपको C को कह रहा है कि सेकंड वाले से टच कर दिया गया, इससे हटा करके अब इससे आपने टच करा दिया B से। तो अब जो है अगर हम लोग देखें, B के पास जो चार्ज था वो था Q, और C के पास जो चार्ज था वो था Q/2। तो जब आपने इन दोनों को टच किया है, छुआ दिया, तो इनके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, वो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2, मतलब बोलिए 3Q/2 इतना होगा, दोनों के ऊपर नेट चार्ज टोटल मिला करके, ठीक। अभी दोनों के ऊपर इतना चार्ज हो गया। अब जब आप इन्हें डिवाइड करोगे, अलग अलग करोगे टच करने के बाद, अब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज है इनको ये दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे, तो इसका जो है हाफ इसको कर दें तो कितना हो जाएगा, इन दोनों पे जो चार्जेस होगा, बी के ऊपर जो चार्ज होगा इसका आधा, टोटल का आधा दिस, और सी पर कितना होगा, सी पर भी 3Q/4। ये बात आपको समझ में आई, एक बार देख लेते हैं फिर से। तो ए के ऊपर चार्ज Q था, बी के ऊपर चार्ज Q था, और सी के ऊपर चार्ज कितना था, वो 0 था, ठीक। तो जब हमने इसको C को A से टच किया तो टोटल चार्ज दोनों पे Q रहेगा मिलके, A और C पर टोटल Q रहा। अब जब आप अलग अलग करोगे A और C को, तो ये दोनों क्या करेंगे, इनमें चार्ज तब तक जो है इधर से इधर मूव करेगा जब तक कि दोनों में चार्ज बराबर ना हो जाए, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ठीक। तो टोटल चार्ज इनके ऊपर Q था, तो आधा आधा हो गया, इस पे जो है A पर हो जाएगा Q/2, और तो हमारा जो C है उस पर अभी जो चार्ज रहा वो कितना, Q/2, ठीक। तो A पर हमने दिखाया Q/2, ठीक है, और C पर जो है Q/2। अब क्या करना है, C को फिर से B को टच किया, अब C को B से, तो इन दोनों पे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, Q प्लस Q/2 मतलब 3Q/2, और अभी तो टच है, टोटल चार्ज जो है 3Q/2 है। जब अलग करेंगे तो दोनों चार्ज बराबर बराबर बांट लेंगे, ठीक। जब अलग करेंगे तो जैसे ही टच करेंगे वैसे ही क्या होगा,
चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चालू करेगा और तब तक मूव करता है, कंडक्शन में पढ़ा था, जब तक कि दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए मैग्नीट्यूड में। ठीक, तो इतना चार्ज तो टोटल है। अभी डिवाइड जब अलग करेंगे तो ये दोनों इस चार्ज को बांट लेंगे आधा आधा, इतना और इतना इनके ऊपर चार्जेस हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, फाइनल जो है, अब मैं यहीं पर लिख देता हूं, फाइनल क्या हो गया, ए बी सी पे जो चार्ज है, ए पर तो जो है Q/2 और बी पर जो होगा वो कितना होगा 3Q/4 और जो सी हमारा उस पे भी 3Q/4। ठीक, इनको मैं रब कर दूं। तो अब जो है सी को क्या किया, सी को जो है फिर कहता है कि बी से टच करने के बाद उसको हटा लिया गया, दूर कहीं ले गए। अब इनके ऊपर जो है फोर्स कितना होगा वो आपको पता करना है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, इन पे चार्जेस कितने रह गए हैं, Q/2 और 3Q/2। तो फॉर्मूला लिखें 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। वैल्यूज पुटअप करिए, तो 9 × 10⁹ ठीक, और Q1 की वैल्यू Q/2 इंटू Q2 है 3Q/4 और बाई r²। देखिए हम लोग जो है कूलॉम में बात कर रहे हैं ना, तो r को भी हमें SI यूनिट में लेना होगा। r कितना हो जाएगा बोलिए SI में, r इज इक्वल टू 0.5 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। अब Q की वैल्यू आप पुटअप कर दें, तो 9 × 10⁹ इंटू 3 Q², Q है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इसका स्क्वायर अपॉन 4 × 2 = 8 इंटू 0.5 का स्क्वायर। आप इनको सॉल्व कर लें, आपका जो आएगा वही आंसर होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्वेश्चन का? ठीक, तो इसका जो आंसर है वो 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। स्टूडेंट्स, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इन दोनों के बीच में अभी फोर्स होगा, और वो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम लोग लिख सकते हैं इतना रिपल्सिव फोर्स होगा। ये क्लियर है आपको? एक बार फिर से जो है देख लें। ठीक, तो हमने क्या किया, एक हमारे पास बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज Q है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल है। आप जब भी इन्हें टच करोगे तो इन पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना होगा, Q और प्लस 0 मतलब Q। अब जब इनको अलग करेंगे तो क्या होगा, इसके पास Q चार्ज था, इसके पास 0 चार्ज, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगा और तब तक मूव करेगा जब तक कि दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए। तो Q चार्ज था इस पे और इस पे 0, मूव करने लगा चार्ज और तब तक मूव किया जब तक दोनों पे जो है चार्ज बराबर ना हो गए, और जब अलग करेंगे तो अब जो है इनके ऊपर चार्ज कितने कितने हो जाएंगे, Q/2 और Q/2। ठीक, यही कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। तो होप करता हूं आपने एक क्वेश्चन लिखा और इस क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करिएगा, बिना देखे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है बैठ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए जो है दूंगा होमवर्क के रूप में। ओके, टिल देन आप इसके प्रॉपर्ली नोट बनाएं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।